बिहार, जो कि पूर्वी भारत का एक राज्य है, अपनी उपजाऊ जमीन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए लिवसा जाता है। हालांकि यह साल दर साल विनाशकारी बाढ़ का भी सामना करता है। वार्षिक मानसून का मौसम जहां खेती के लिए जरूरी है, वहीं लाखों बिहारियों के लिए अक्सर एक बुरे सपने में बदल जाता है। वह की नदियां उफान पर आ जाती हैं और विशाल भूभाग को वाटरमग्न कर देती है। यह आवर्ती त्रासदी बहुत बड़े पैमाने पर दुह का कारण बनती है, समुदायों को विस्थापित करती है, आजीविका को नष्ट करती है और लोगों की जान ले कैरिती है। सवाल यह उठता है, बिहार बाढ़ से इतना प्रभावित क्यों होता है? इसका जवाब भौगोलिक कारकों, वाटर वायु परिवर्तन और मानवीय इंटरवेंशन के एक जटिल परस्पर क्रिया में निहित है। निचले गंगा के मैदान में बिहार की स्थिति इसे हिमालय से निकलने वाली कई प्रमुख नदियों, जिनमें कोसी, गंडक और बागमती शामिल हैं, के लिए एक प्राकृतिक जल निकासी बेसिन बनाती है। ये नदियां भारी मात्रा में पानी ले जाती हैं, खासकर मानसून के मौसम में जब वर्षा अपने चरम पर होती है। बिहार का समतल भूभाग स्थिति को और बढ़ा देता है, बाकी पानी तेजी से फैलता है और बड़े क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले कैरिता है। इसके अलावा बदलती वाटर वायु ने मानसून चक्र को तेज कर दिया है, जिससे अधिक लगातार और तीव्र वर्षा की घटनाएं हो रही है। इसके रिजल्टिंग नदियों में बहने वाले पानी की मात्रा में वृद्धि हुई है। उनकी क्षमता से अधिक पानी आने के कारण व्यापक बाढ़ आ गई है। वाटर वायु परिवर्तन का इंपैक्ट केवल बढ़ी हुई वर्षा तक ही सीमित नहीं है। यह अनियमित मौसम के फॉर्म में भी प्रकट होता है, जिसमें मानसून में देरी और लंबे समय तक सूखा पड़ना और उसके बाद अचानक बारिश होना शामिल है। ये अप्रत्याशित सीजनी घटनाएं बाढ़ की प्रभावी भविष्यवाणी और प्रबंधन को चुनौतीपूर्ण बनाती है। इसके अलावा वनों की कटाई, नदी तल पर अतिक्रमण और अनियोजित शहरीकरण जैसी मानवीय गतिविधियों ने बिहार में बाढ़ की स्थिति को और बढ़ा दिया है। नदियों के ऊपरी वाटर ग्रहण क्षेत्रों में वनों की कटाई से मिट्टी की जल धारण क्षमता कम हो जाती है, जिससे अववाह में वृद्धि होती है और नदियों में पानी का तेजी से निर्वहन होता है। नदी तल और बाढ़ के प्लेन्सों पर अतिक्रमण से पानी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा आती है, जिससे यह आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। अनियोजित शहरीकरण, कंक्रीट संरचनाओं का निर्माण और अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था की विशेषता पानी के प्रवाह को और बाधित करता है और बाढ़ को बढ़ा देता है। जबकि बाढ़ का खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ता है, समस्या की जड़ ऊपर की ओर पड़ोसी देश नेपाल में है। बिहार से होकर बहने वाली अधिकांश प्रमुख नदियां नेपाल के हिमालय में निकलती हैं, जहां वे हिमनदों के पिघले पानी और मॉनसूनी वर्षा से पोषित होती है। हिमालय की खड़ी ढलानें और कमजोर भूविज्ञान उन्हें कटाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाते हैं, जिसके रिजल्टिंग नदियों में भारी बेड़छट का भार होता है। मानसून के मौसम के दौरान नदियां भारी मात्रा में पानी और बेड़छट को बहाकर नीचे की ओर ले जाती है, जिससे बिहार में नदी चैनलों की क्षमता समाप्त हो जाती है। यह बेड़छट जमाव नदी तल को ऊपर उठाता है, जिससे उनकी जलवहन क्षमता कम हो जाती है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। बिहार के शोक के फॉर्म में लिवसे वाली कोसी नदी इस घटना का एक प्रमुख उदाहरण है। कोसी अपने बदलते रास्ते के लिए कुख्यात है, अक्सर अपना रास्ता बदलती रहती है और व्यापक तबाही का कारण बनती है। नदी अपने साथ हिमालय से भारी बेड़छट का भार ढोती है, जिसे वह अपने मार्ग में जमा करती जाती है, जिससे उपजाऊ कैरिकिन बाढ़ प्रवण प्लेन्सों का निर्माण होता है। वर्षों से कोसी ने अपना मार्ग पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर से अधिक बदल दिया है, जिससे बिहार के अनगिनत गांवों और कस्बों में तबाही मच गई है। गंडक और बागमती नदियां हालांकि कोसी से छोटी हैं, कैरिकिन बिहार की बाढ़ की समस्या में भी योगदान करती है। ये नदियां भी नेपाल में निकलती हैं और मानसून के मौसम में अपने साथ भारी मात्रा में पानी और बेड़छट ले जाती है। अपनी तेज धाराओं के लिए लिवसे वाली गंडक अक्सर अपने तटबंधों को तोड़ देती है, जिससे उत्तरी बिहार के विशाल क्षेत्र वाटरमग्न हो जाते हैं। बागमती हालांकि अपने मार्ग को स्थानांतरित करने के लिए कम प्रवण है, कैरिकिन अपने किनारों से भी ऊपर बहती है, जिससे फसलों और संपत्ति को व्यापक नुकसान होता है। बिहार में बाढ़ की चुनौती के पैमाने को समझने के लिए इसके परिदृश्य को आकार देने वाली 3 प्रमुख नदियों कोसी, गंडक और बागमती की विशेषताओं के बारे में गहराई से लिवसना आवश्यक है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक उपनाम दिया गया है,
प्रकृति की एक ऐसी शक्ति है जो अपने अप्रत्याशित व्यवहार और विनाशकारी बाढ़ के लिए लिवसी जाती है। तिब्बत के हिमालय में उत्पन्न होकर कोसी बिहार में प्रवेश करने से पहले नेपाल से होकर एक विश्वासघाती रास्ते से गुजरती है। इसका उच्च बेडछट भार मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के साथ मिलकर इसे लाखों लोगों के जीवन और आजीविका के लिए एक स्थायी खतरा बना देता है। गंगा की एक और प्रमुख सहायक नदी गंडक नदी भी नेपाल में निकलती है और गंगा में मिलने से पहले बिहार से होकर बहती है। अपनी तेज धाराओं और अप्रत्याशित प्रकृति के लिए लाइवजी वाली गंडक मानसून के मौसम में उतनी ही तबाही मचाने में सक्षम है। इसकी बाढ़ अक्सर उत्तरी बिहार के विशाल क्षेत्रों को वाटरमग्न कर देती है, जिससे फसलों, बुनियादी ढांचे और संपत्ति को व्यापक नुकसान होता है। बागमती नदी हालांकि कोसी और गंडक की तुलना में आकार में छोटी है, बिहार की बाढ़ की कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेपाल की काठमांडू घाटी में उत्पन्न होकर बागमती कोसी नदी में मिलने से पहले बिहार के घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर बहती है। हालांकि कोसी की तरह अपने मार्ग को स्थानांतरित करने के लिए प्रवण नहीं है, बागमती भारी डेंजर लेवल से ऊपर बढ़ा है। क्या कुछ करना चाहिएगा? देखिए, जो कमला नदी जिससे फसलों इस महीना में हमेशा ये जो बाढ़ का माहौल बना हुआ रहता है, प्रशासन को चाहिए बांध और उनके जो भी फोर तैयारी मतलब इन शक्तिशाली नदियों और को बाढ़ काबू से करने पूर्व और जो बाढ़ के तैयारी इम्पैक्ट को कम करने के करनी प्रयास चाहिए, लेकिन इस नेपाल मामले में निकलने वाली प्रशासन और बिल्कुल बिहार से खाली हो होकर बहने वाली नदियों पर जैसे ले लीजिए कई कमला बांध और नदी के बैराज बगल बनाए में गए हैं। जबकि इन संरचनाओं में दिल्ली बाढ़ नियंत्रण और पश्चिमी सिंचाई दिल्ली लाभों का दक्षिणी कुछ हद तक उपाय प्रदान पंचायत किया के है। खैरामार उन्होंने अनलीव से नगर नई पंचायत के समस्याएं कई भी पैदा वार्ड, की हैं जयनगर और बस्ती, मौजूदा समस्याओं को जोरवार कोरहिया इस के कई क्षेत्र में गांव सबसे जयनगर विवादास्पद जल प्रखंड के प्रबंधन अंतर्गत संरचनाओं में से इस इलाके एक में फरक्का बहुत सारे बैराज गांव है जिसे बिहार के जो नीचे की बिल्कुल ओर कमला पश्चिम नदी बंगाल के में गंगा नदी पर बनी। जल स्तर में बैराज वृद्धि का होने के निर्माण कारण गंगा नदी से हुगली नदी में पानी जो नुकसान किसानों को फसल कोलकाता और घर जो है बर्बाद से रोका जा सके। हो जाता है। हालांकि इसके बाद प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का ये नहीं है, गंगा में बढ़ते सुविधा नहीं दिया जाता है। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी लगातार जो कमला नदी की जो सर्पिली धारा है, बांधों और बैराजों के धारा को नियंत्रण करने के लिए सर्पिली धारा को नियंत्रण करने के लिए पत्थर का जाल बना करके और सर्पिली धारा जो फैले नहीं, नियंत्रण रहे, इसके लिए ये लगाने की जरूरत है। ये हम लोग वर्षों से मांग करते आए हैं विभाग से। ये अगर सर्पिली धारा पर नियंत्रण अगर किया जाता है तो बहुत सारे गांव बचेंगे, घर बचेगा, खेती बचेगा और लोग का जो नुकसान होने वाला है इससे बचेंगे। भूषण सिंह, प्रखंड सचिव, भाकपा माले, जयनगर। विस्थापित समुदायों के लिए पर्याप्त मुआवजे और पुनर्वास उपायों की कमी ने इन परियोजनाओं से प्रभावित लोगों की शिकायतों और बढ़ाया। भाग 5 सीमाओं से परे, एक साझा जिम्मेदारी। बिहार में बाढ़ का मुद्दा केवल एक घरेलू चिंता का विषय नहीं है, बल्कि एक सीमा पार समस्या है जिसके लिए भारत और नेपाल के बीच सहयोग की आवश्यकता है। बिहार से होकर बहने वाली नदियां नेपाल में निकलती हैं और बाढ़ की समस्या के किसी भी समाधान में दोनों देशों को जल संसाधनों का स्थायी और न्याय संगत तरीके से प्रबंधन करने के लिए मिलकर काम करना शामिल होना चाहिए। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में से एक हाइड्रोलॉजिकल डेटा को साझा करना और एक संयुक्त बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली का विकास होना चाहिए। वर्षा, जल स्तर और बांधों से पानी छोड़े लेवसे के वास्तविक समय के आंकड़े साझा करने से दोनों देशों को बाढ़ का अधिक प्रभावी ढंग से अनुमान लगाने और तैयारी करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए दोनों देशों में संबंधित एजेंसियों के बीच एक मजबूत संचार चैनल स्थापित करने और विश्वास और समझ बनाने की आवश्यकता होगी। सहयोग का एक अन्य क्षेत्र नेपाल में नदियों के ऊपरी वाटर ग्रहण क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन होना चाहिए। इसमें मिट्टी के कटाव और अफवाह को कम करने के लिए वनीकरण और मृदा संरक्षण के उपाय शामिल हो सकते हैं। साथ ही पानी के प्रवाह को विनियमित करने और भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने के लिए छोटे चेक डैम और जल संचयन संरचनाओं का निर्माण भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा दोनों देशों को नेपाल में भंडारण क्षमता वाले ऊंचे बांधों के निर्माण की संभावना तलाशनी चाहिए।
ताकि नीचे की ओर पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके। इससे मानसून के मौसम में बाढ़ की खतरे को कम किया जा सके। हालांकि ऐसी परियोजनाओं को उनके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के संपूर्ण आकलन और स्थानीय समुदायों की पूर्ण भागीदारी के बाद ही शुरू किया जा सकता है। भाग 6, एक नया रास्ता बनाना, बाढ़ सहिष्णु भविष्य की ओर। बिहार में बाढ़ की जटिल चुनौती का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो बांधों और तटबंधों के पारंपरिक इंजीनियरिंग समाधानों से परे है। जबकि इन संरचनाओं की बाढ़ नियंत्रण में एक भूमिका है, उन्हें एक बड़ी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए, जो एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, समुदाय आधारित आपदा तैयारी और प्राकृतिक पारिलोकेशन तंत्र की बहाली पर जोर देती है। बाढ़ आने के बाद प्रतिक्रिया करने के प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण से हटकर बाढ़ जोखिम में कमी के अधिक सक्रिय दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। इसमें बाढ़ प्रवण क्षेत्रों की पहचान करना, बाढ़ के डेंजर लेवल से ऊपर बढ़ रहा है, क्या कुछ करना चाहिएगा? देखिए, जो कमला नदी जो इन इस महीना में हमेशा ये जो बाढ़ का माहौल बना हुआ रहता है, प्रशासन को चाहिए कि जो बिफोर तैयारी, मतलब वर्षा और बाढ़ से पूर्व जो तैयारी करनी चाहिए, लेकिन इस मामले में प्रशासन बिल्कुल फैल्योर है। जैसे ले लीजिए कमला नदी के बगल में बेल्ही पश्चिमी, बेल्ही दक्षिणी पंचायत के खैरामाट, नगर पंचायत के कई वार्ड, जयनगर बस्ती, जोरवार कोरहिया के कई गांव, जयनगर प्रखंड के अंतर्गत इस इलाके में बहुत सारे गांव है जो बिल्कुल कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण जो नुकसान किसानों को फसल और घर जो है बर्बाद हो जाता है। इसके बाद प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का ये नहीं है, सुविधा नहीं दिया जाता है। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी लगातार जो कमला नदी की जो सर्पीली धारा है, धारा को नियंत्रण करने के लिए, सर्पीली धारा को नियंत्रण करने के लिए पत्थर का जाल बना करके और सर्पीली धारा जो फैले नहीं, नियंत्रण रहे, इसके लिए ये लगाने की ज़रूरत है। ये हम लोग वर्षों से मांग करते आए हैं विभाग से। ये अगर सर्पीली धारा पर नियंत्रण अगर किया जाता है तो बहुत सारे गांव बचेंगे, घर बचेगा, खेती बचेगा और लोग का जो नुकसान होने वाला है इससे बचेंगे। भूषण सिंह, प्रखंड सचिव, भाकपा माले, जयनगर।